Hello students, welcome back. Today we are going to discuss the part 2 of HSC Maths practical questions. Last class we did Maths 1, the first 10 problems, and the next 10 problems of the question bank from 11 to 20. We will be doing it today. Okay, fine. So these are the questions in front of you, 11 से लेके 20. So without wasting time, let us start with these questions. I hope जो मेरा पहला वीडियो था मैथ्स 1 का पार्ट 1 का, it must have helped you. Now this is part 2. So question number 11. Find the approximate value of sine 179 degree given 1 degree is equal to 0.0175. फाइन. सो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है. तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों. ये अप्रोक्सीमेशन का प्रॉब्लम है. अप्रोक्सीमेशन के प्रॉब्लम में सबसे पहले हम कोई भी, अगर हमको क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन 179 डिग्री है, तो इसका मतलब ये फंक्शन साइन एक्स है. सो आई विल अज्यूम लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए फंक्शन को डिफाइन करना. अब जैसे आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, आप सिंपली उसको डिफरेंशिएट कर देंगे. तो मैंने इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो मुझे तुरंत मिल जाएगा एफ डैश एक्स, जो कि होता है कॉस एक्स. ये किसी भी अप्रोक्सीमेशन का पहला दो स्टेप है, डिफाइनिंग द फंक्शन एंड देन फाइंडिंग इट्स डेरिवेटिव. नेक्स्ट स्टेप होता है टू एज्यूम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस एच. सो लेट ए प्लस एच इज इक्वल टू, ये ए प्लस एच हमेशा वही होता है जिसके ऊपर इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 179 डिग्री का फाइंड करना है, वन साइन ऑफ 179. तो मैं ए प्लस एच को 179 डिग्री इस तरीके से मैं एज्यूम कर लूंगा. अब हमेशा इसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, जिससे कि मेरा एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना इजी है. तो मुझे मालूम है कि 179 के नज़दीक में 180 है. तो अगर मैंने इसको 180 में कन्वर्ट किया, लाइक 180 माइनस 1, ठीक है, तो मैं इसको अगर कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू 180 हो जाएगी. तो साइन 180 निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा, एफ ऑफ साइन 180, राइट, एफ ऑफ एक्स निकालना. मैं इसको 175 अगर करता प्लस 4, तो 175 साइन का निकालना बहुत डिफिकल्ट है, अगर उसको हमको अप्रोक्सीमेट से सॉल्व करना पड़ता है. तो ये चीज़ों का ध्यान देना है बच्चों कि आपको कैसे इसको डिवाइड करना है. तो ये 180 डिग्री माइनस 1 डिग्री हो गया. मैं इसको रेडियन में भी लिख सकता हूँ. तो 180 को मैंने पाई रेडियन लिख दिया, एंड 1 डिग्री का रेडियन की वैल्यू दी गई थी 0.0175 रेडियन. ठीक है. अब मैंने इसको कंपेयर करना है. तो देयरफॉर ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर पाई रेडियन, और एच की वैल्यू मिल जाएगी -0.0175 रेडियन. So this was the second part of the solution. The third part of the solution is the formula which we have, right? So we have an approximation formula that states that f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. क्लियर है. अब आपको जो जो वैल्यूज मालूम है वो मैं सिंपली पुट कर देता हूं. तो a प्लस एच तो हमने मालूम है 179 डिग्री है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए है पाई, प्लस एच है -0.0175, ओके, इनटू एफ डैश ऑफ पाई. अब ये जो बच्चों एफ दिख रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा एफ एक्स है. ठीक है.
तो इस F179 का मतलब हो गया इस Fx में x के जगह 179 पुट करेंगे। f ऑफ पाई का मतलब हो गया इस f में x की जगह पाई पुट करेंगे। और f डैश पाई का मतलब क्या हो गया, ये f डैश पाई है, तो f डैश के लिए मुझे f डैश x में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो आप देखेंगे ये पहला स्टेप क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 179 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली को इस तरीके से भी लिखते हैं, ये होगा साइन में साइन पाई माइनस प्लस माइनस 0.0175 इंटू एफ डैश इज कॉस एक्स। सो ये हो जाएगा कॉस पाई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया मैंने किस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया है। अब आप देख सकते हो ये लाइन मुझे क्या देने जा रहा है, साइन 179 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसकी जो राइट आंसर की वैल्यूज है वो सब मैं निकाल लेता हूँ। तो साइन पाई तो होता है 0 माइनस 0.0175 इंटू कॉस पाई, कॉस 180 इज ऑल्सो -1, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सिंपली हो गया 0.0175। सो देयरफॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 179 degree is 0.017. Okay, I hope everybody have understood clearly how we have to solve this type of problem. Okay, radian of course. So this was your question number 11. Okay, so now moving ahead to the next question. So this is the displacement. Okay, again application of derivative का ये rate वाला application है। Displacement of a particle at any time t is given by capital S equal to 2t cube minus 5t square plus 4t minus 3. Find the time when the acceleration is 14. So पहले तो टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन दिया है, और दूसरा फिर फाइंड करना है, एक बार टाइम पता चल गया उस टाइम पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो फाइंड करना है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों। सो लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन नाउ। सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एस फंक्शन है, वो हमको दिया हुआ है। लेट मी ओपन इन माई मोबाइल फोन क्वेश्चन। या 2t³ minus 5t square plus 4t minus 3. We all know that whenever we differentiate displacement with respect to time, we get velocity. So differentiating with respect to t. So ये actually symbol में तो ds by dt होगा, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव होगा, so this is 6t square, right? This is minus 10t and this is plus 4. Okay, this is nothing but velocity, isn't it? Huh. Rate of change of displacement is velocity. Now I will again differentiate this with respect to t, क्योंकि rate of change of velocity जो होता है वो acceleration हो जाता है। तो यहाँ पर सिंबल में डबल डेरिवेटिव दिखेगा डिस्प्लेसमेंट का, एंड यहाँ पर 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव 12t माइनस 10, और इसको ही मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन। ठीक है, सो वेलोसिटी मिल गई हमको, एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्वेश्चन में हमको टी फाइंड करना है, एंड ये गिवन है कि एक्सेलरेशन इज 14 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ एक्सेलरेशन, ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है कि फिट है यहाँ पर, अच्छा सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अभी हमने एक्सेलरेशन जस्ट फाइंड किया है कि वो तो 12t माइनस 10 है, तो 12t माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 14, और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 10 24 हो गया, फिर दैट 12 विल गो एंड डिवाइड, सो t इक्वल टू 2, इट मीन्स t की वैल्यू मुझे मिल गई 2 सेकेंड्स। सो ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों।
कि एक्सेलरेशन 14 दिया हुआ था, हमने टी फाइंड आउट कर लिया। अभी सेकंड क्वेश्चन था कि इस टाइम पर आपको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल, ये जो हमने वेलोसिटी निकाली है, ठीक है, इस वेलोसिटी में जो जहां जहां टी होगा वहां हम 2 पुट कर देंगे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया था, यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, टी की जगह 2 पुट कर लेंगे, राइट। सो लेट मी ट्राई दिस। सो देयरफॉर velocity at time t equal to 2 सेकेंड इज, राइट। तो क्या होगा उसका, तो वेलोसिटी जो हमने निकाला था उसमें हम क्या कर देंगे, टी की जगह 2 पुट कर देंगे। तो वेलोसिटी की जगह 6t² था, तो 6 × 2 स्क्वायर हो गया, -10 × t, एंड देन +4। करेक्ट है। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 6, 24 -20 +4, 24 - 20 is 4, so 4 plus 4 is 8, so ये हो जाएगा 8 cm/s is the answer for velocity. Similarly हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t equals to 2 सेकेंड इज, सो s इज इक्वल टू, अब s तो हमारा क्वेश्चन ही था, उसी क्वेश्चन में हम t की जगह 2 पुट कर देंगे। सो 2 इंटू टी क्यूब, सो 2 का क्यूब -5t² +4 × 2 -3, 2 क्यूब 8 2 16 -4 5 20 +8 -3. So I think this is going to be -4 +5. So it is 1. So it's 1 centimeter. Okay. So ये आपका required velocity आ गया at that time, and ये आपका displacement आ गया at that time. Just go through this question. Okay, I hope you all have clearly understood this. डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड किया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। फिर एक्सेलरेशन ही दिया हुआ था हमको 14, तो हमने एक्सेलरेशन के इक्वेशन को ही 14 से इक्वेट करके टी फाइंड कर लिया। और एक बार टी पता चल गया तो हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस में पुट करके टी की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। सो दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. Now moving ahead to the next question. So it is the Rolle's theorem, right? Check um, the validity of Rolle's theorem for fx equal to a function. Find all values of c in the interval -2, 2 such that f dash c is equal to 0. तो रोल्स थ्योरम का आपको बच्चों स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब होता था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. ओके, सो इफ यू रिकॉल, आप सबको मालूम होगा हम कैसे करते हैं रोल्स थ्योरम को। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है बच्चों, सबसे पहले तो हमको हमारा फंक्शन लिख देना है। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x³ -4x -1, ठीक है। एंड अभी हमको चेक करना है, तो हम कैसे लिखते थे कि भाई ये जो एफ एक्स है ये एक पॉलिनोमियल है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होगा। सो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन लाइक दिस, दैट सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, f of x is a polynomial, therefore f of x is continuous on, right, closed interval जो हमको रेंज दिया है -2 to 2. Also f of x is, okay, and f of x is
डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरा कंडीशन होता था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो मैं उसको चेक कर लूंगा थोड़ा कि कंसीडर एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब f(-2), तो x की जगह -2 पुट करो। -2 का क्यूब -4 इंटू -2 -1, so -8 +8 -1, so we are getting f of a as -1, right? अच्छा, क्वेश्चन कुछ गलत लिखा मैंने। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं सर ये +1 है। ओके फाइन, हाँ क्वेश्चन में करेक्शन है बच्चों, ये +1 है, ठीक है। तो +1 के होने की वजह से हमारा जो आंसर होगा वो भी +1 ही होगा। फाइन, इस तरीके से हमने एफ ऑफ ए निकाल लिया। नाउ एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी मतलब f(2) निकालना है। तो 2 का क्यूब -4 इंटू 2 +1, सो 8 -8 +1, 8 8 कैंसिल, फिर से 1 आ गया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था कि भाई वो कंटिन्यूअस है, ये पता चल गया कि वो डिफरेंशिएबल है, और तीसरा पता चल गया कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। सो देयर फोर आई कैन से दैट रोल्स थ्योरम is applicable. Rolle's theorem is applicable. And therefore, whenever the Rolle's theorems are applicable, then we say therefore there exists, right? C belongs to. Do you all remember? हम कैसे लिखते थे, right? There exists C belongs to open interval -2 to 2 such that f dash C is equal to 0. एफ डैश सी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अब मुझे एफ डैश सी कैसे मिलेगा? तो जहां पर आप क्वेश्चन में एफ एक्स लिखेंगे वहीं पर आपने क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाल के रखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका एफ डैश एक्स होगा 3x² -4, isn't it? 3x² -4, सो एफ डैश सी मतलब उस x के जगह c पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3c² -4 इक्वल टू 0, 3c² इक्वल टू 4, c² इज 4/3 एंड c इज इक्वल टू +or -2/√3। तो क्वेश्चन में था कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, सो वी कैन स्टेट दैट दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी। हाँ, बट ये देखना जरूरी है कि ये -2 और 2 के बीच में होता है कि नहीं। तो बट ऑब्वियस बच्चों देखो, 2 न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में √3 है, तो √3 तो 1.73 होता है, यानी 2 से छोटा है। डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो प्लस रहेगा तो +1 पॉइंट समथिंग आएगा, और माइनस रहेगा तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा रेंज तो -2 to 2 है। तो हम आराम से बोल सकते हैं कि यस, ये जो सी की वैल्यू आई है इट बिलोंग्स टू -2 and 2. So these are the possible values of c. So therefore c is equal to 2/√3 and -2/√3. Okay, I hope everybody have understood this question also. So बहुत ही सिंपल है बच्चों, थोड़ा सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको अच्छे से समझ कर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। Okay, so this was your question number 3. Let's go back. Question number 4, maxima minima. यस, तो ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने बहुत बार इस टाइप के सम सॉल्व किए हुए रहेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड में करूँगा ये सम, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर भी बहुत ही लंबा चला गया था वीडियो, 10 क्वेश्चन के लिए हमने 1.5 घंटे लिए थे। क्या आपको एक्सप्लेन करने के टाइम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो कभी कभी बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देता हूँ।
तो एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस, सॉरी 5x² प्लस 8x minus 4. Okay, and we have to examine the functions maximum and minimum. ठीक है, is it the same question ना बच्चों? We check, yeah, एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 8x-4. चलिए, तो इसको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम समझ गए आप, जनरल वे में सॉल्व करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो भी आप आराम से इसको कर पाए। तो जब कभी भी आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे आप इसका डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 8। कॉल दिस एज इक्वेशन 1। ये जो भी फंक्शन आएगा उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको डबल डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस 10, और इसको हम इक्वेशन बोल देंगे 2। तो किसी भी मैक्सिमा एंड मिनिमा की प्रॉब्लम में बच्चों सबसे पहले हमको फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंसीडर ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम इक्वेट टू 0 करते हैं, और फिर इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देख सकते हो ये 3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। अब 3 8 ज़ा 24, 24 का ऐसा फैक्टर 10 आना चाहिए, 6 4 ज़ा, तो -6x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे 3x, तो x माइनस 2 माइनस 4 x माइनस 2 equal to 0. So you get here x minus 2 common and 3x minus 4 equal to 0. So therefore, तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये सब तो आपने 10th में किया है, इस प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। सो हियर यू गेट x के टू वैल्यूज, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4/3, राइट। हमको करना क्या है, हमको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यूज को हमारा जो डबल डेरिवेटिव है उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हम सबको मालूम है कि अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम होगा, और अगर लेस देन 0 आई तो उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो 6x माइनस 10 जरा याद रखना, एंड लेट्स सी नाउ। सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, राइट। तो डबल डेरिवेटिव मतलब f डबल डैश x क्या था, 6x माइनस 10, तो 6 × 2 माइनस 10, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, राइट। अब ये 2 क्या दिख रहा है मुझे, ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैं बोलूंगा कि f ऑफ x इज मिनिमम। Okay, f of x is minimum at x equal to 2। 2 पे ये मिनिमम है, और जैसे ही पता चल गया 2 पे मिनिमम है तो उसकी मिनिमम वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू। हाँ, मैं जानबूझकर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पर्पसली बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू समझते हैं ये वाला आ गया, जो डबल डेरिवेटिव की आंसर आई वही आ गया, बट वो नहीं होता। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है, इस ओरिजिनल फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो वो मुझे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 2³ माइनस 5 × 2 का स्क्वायर 8 × 2 -4। सॉल्व कीजिए तो 8 माइनस 20 प्लस 16 -4, राइट। सो आई थिंक 8 माइनस 20 इज -12 एंड दिस इज +12। ओके, वाह, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, ये x इक्वल टू 2 पे पता चल गया। अब दूसरी वैल्यू क्या थी x की हमारे पास, so the second value of x was 4/3. So now I will put
put x equal to 4/3 in equation 2, right? So फिर से हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है। f डबल डैश x इज इक्वल टू, वो था 6x माइनस 10 था, तो 6 इंटू 4/3 माइनस 10। सो ये तो कैंसिल होगा, 3 2 सो 2 4 8 माइनस 10 माइनस 2 which is less than 0. And if any function double derivative is less than 0, then we say fx is maximum at that point. So maximum at x equal to 4/3. And therefore, the maximum value of fx, max value ऑफ एफ एक्स, तो कहाँ पुट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए? फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की जगह 4/3, तो वो है एक्स क्यूब, तो ये हो गया 4/3 का क्यूब -5 4/3 का स्क्वायर +8 4/3 -4। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो let us solve this. So 4 cube is 64/27 minus this is going to be 16 into 5, 80/9 plus 32/3 minus 4। हाँ, तो अब हम एलसीएम ले सकते हैं। 27 अगर एलसीएम ले लिया हमने, तो ये तो 64 ही होगा। 3 का मल्टीप्लाई 240, 9 का मल्टीप्लाई 9 2 18, 27 28, एंड यहाँ पर तो 27 फोर ही करना पड़ जाएगा। हाँ, तो 27 4 इज 108, राइट? प्लीज चेक ऑल दी वैल्यूज हियर, 64 240 288 एंड 108। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 और ऐड, इसको ऐड कर दो प्लस वालों को, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। 8 + 4 12 1 carry, 9 + 6 15 1 carry, 352, and this is going to be 348, right, upon 27. So yeah, 4/27 is the maximum value of this function. So ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जैसा आप इसको ट्रीट करो बच्चों। जब कभी भी आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने आता है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व करते हैं, एंड वी ट्राई टू गेट एक्स का वैल्यू। उस एक्स की वैल्यू को 1/1 करके हम डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो हम फंक्शन को बोलते हैं मिनिमम है उस पॉइंट पे, और अगर लेस देन 0 आ गई, तो हम बोलते हैं वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे मैक्सिमम है। फिर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो आप समझ ही गए रहेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में, राइट? एफ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू को हमको सिंपली सब्सिट्यूट करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। थोड़ा लेंदी भले हो गया, बट इजी है, राइट? 14 क्वेश्चन। Going to the next question, wow, integration, right? 0 to pi x sine square x. So let's begin this question now. ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15th वन। So I is equal to integration x into sine square x dx 0 to pi। इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जो हम हमेशा 0 to pi देखते हैं, हमको समझ गया रहेगा हमको क्या करना है। तो वी हैव वन प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन विच सेज दैट अगर आपको एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन निकालनी है 0 to a, तो ये सेम होता है अगर मैंने x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। ओके, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला हियर। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा। सो देयर फोर योर आई विल बिकम नाउ, कम ऑन, 0 to पाई तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पाई माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx।
अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 0 to पाई, पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन 180 - थीटा। पाई माइनस एक्स मतलब क्या हो गया, साइन 180 - थीटा, राइट। तो साइन 180 - थीटा को हम कैसे सॉल्व करते थे? बैटरी इज लो, लेट मी पुट इट ऑन चार्जिंग। या, तो 180 - थीटा lies in second quadrant, and in second quadrant sine is positive, so it is going to be sine theta। तो यहाँ पर भी एक सिंपली क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, बट स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, राइट। ओके। हाँ, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो ये 0 to पाई हो जाएगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन dx। आप सबको मालूम होगा, जब भी मैं ये 0 to a f(x) वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, तो इसको करने के बाद ओरिजिनल क्वेश्चन और अभी जो स्टेप आया है उसको हम ऐड करते हैं, राइट। तो मैंने क्या करना है, जो इक्वेशन दिया था वो 1 है, ये इक्वेशन 2 है। नाउ आई विल से एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो लेफ्ट साइड में तो आई है, राइट। तो ये आई प्लस आई विल बिकम 2i। और राइट साइड में आप देखोगे तो ये भी 0 to पाई है, सॉरी, हाँ, ये भी 0 to पाई है, ये भी 0 to पाई है। तो इंटीग्रेशन एक साइड हो जाएगा, और उसके जो वैल्यूज है सामने वो ऐड हो जाएंगे। तो लेट्स सी, ये हो जाएगा 2i = 0 to पाई, ठीक है। पहले में है एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ऐड कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट वगैरह का टेंशन नहीं है। दूसरा टर्म ये है, तो ये है पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। ये आया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो नाउ यू कैन इजीली सी दैट एक्स साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो है 2i = 0 to पाई। यहाँ पर बचेगा पाई साइन स्क्वायर एक्स, पाई को मैं बाहर ले सकता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम सबको मालूम है, हमको इसको 1 - cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1 - cos 2x/2, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था ट्रिगो में, 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा। तो मैंने इस 2 को इस साइड भेज दिया, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 1 - cos 2 थीटा/2। अब इसका इंटीग्रेशन हम जल्दी से कर सकते हैं, तो पाई बाहर अपॉन 2 भी बाहर, तो बचेगा क्या, 0 to पाई 1 - cos 2x dx। अब ये क्या होगा, पाई/2, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, एंड कॉस का इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है क्या होता है, sin 2x, बट x का कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर अपर एंड लोअर लिमिट लिख देते हैं। अब एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो पाई/2 ये कुछ इस तरीके से होगा, पाई माइनस sin 2π/2, दिस इज वन थिंग, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 - sin 0/2। Now if we solve this is going to be pi/2, पाई माइनस sin 2π तो 0 होता है, तो 0 / 2 इज 0, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। सो एक्चुअली पूरा ब्रैकेट में ओनली पाई बच गया, तो ये आपको हो गया पाई² 2। बहुत सारे बच्चे इस जोश में आके वाओ, हाँ, यहाँ पर आंसर छोड़ देते हैं हमको मिल गया, बट वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, 2i, हमको तो आई फाइंड करना है, राइट। यस, तो आते हुए भी आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। तो 2i अगर पाई² 2 है, तो आई हो जाएगा पाई²/2 = 4। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है,
प्रॉपर्टी अच्छे से अप्लाई करके दोनों को ऐड करना है। फिर वापस से इंपॉर्टेंट है कि फिर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करना है। हाँ, तो ये सारी चीजें ध्यान में अगर रखेंगे आप, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, so this was your question number 15. Okay, I hope everybody is following these questions. Fine. Now अभी वो पेज क्वेश्चन का बहुत ऊपर चला गया है, तो मुझे मेरे मोबाइल में ही देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन है। ओके, सो ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 16th वन। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y square equal to 16x and its lattice rectum। ठीक है, सो आपको ये पैराबोला और लैटिस रेक्टम के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो आई थिंक आपने जब भी ये पढ़ा होगा तो पैराबोला के अलग अलग टाइप के इक्वेशंस को आपने पढ़ा होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कौन से टाइप का पैराबोला है? तो हम सबको मालूम है, ये राइट साइड वाला पैराबोला है जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस होता है। I'll try to draw small diagram for the same। मैं एक इस तरीके से बना दिया यहाँ पर। तो जो पैराबोला होगा, राइट वाला पैराबोला, वो समथिंग इस तरीके से होगा। ओके, आई एम नॉट गुड इन राइट ड्राइंग, तो थोड़ा इग्नोर करना अगर आपको ना पसंद आया हो तो। ये फोकस है, तो फोकस से पास होने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो लैटिस रेक्टम होता है। तो ये मेरा लैटिस रेक्टम है। अब मुझे फाइंड करना है एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम। तो एक्चुअल एरिया हमको जो फाइंड करना है वो ये एरिया फाइंड करना है, ये पूरा। ठीक है, बट हमको मालूम है कि जो पैराबोला होता है उसका जो एक्सिस होता है अलोंग एक्स एक्सिस वो सिमेट्री होता है। इसका मतलब कि इस पार्ट का, सॉरी, ये पार्ट जो है, इस पार्ट का जो भी एरिया होगा, सेम एरिया वो नीचे वाले पार्ट का भी होगा। तो हमको फाइंड तो पूरा करना है, बट मैं फोकस करूंगा बस इस पार्ट पर। क्योंकि अगर ये पार्ट का एरिया आ गया तो मुझे बस उसको डबल करना है। अगर वो डबल हो गया तो डबल हो गया, तो दोनों के एरिया आ जाएंगे इसके अंदर। करेक्ट है? तो अभी इसको कैसे निकालेंगे? तो हम सबको मालूम है एरिया अंडर द कर्व, कि अगर मैंने देखा ध्यान से, इस कर्व को मैं इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देखिए, तो क्या देगा मुझे? उस कर्व के नीचे का एरिया देगा, उस कर्व के नीचे का एरिया अप टू एक्स एक्सिस। तो ये एरिया मुझे आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए फिर मुझे क्या पता होना चाहिए? फिर उसके लिए मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए और ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमको मालूम है 0,0 है। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? राइट, तो ये पॉइंट हमको मालूम है कि ये फोकस होता है। राइट, और फोकस हम सबको मालूम है कि a,0 होता है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? इक्वेशन का यूज करेंगे भाई। हमारे पास जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है। मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सो कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा 4a 16, a की वैल्यू मिल गई 4। इसका मतलब ये जो फोकस है वो है 4,0, यानी ये 0.4 है। ठीक है, तो ये 0.4 है, तो हमको तो एक्स ही कोऑर्डिनेट चाहिए था इसका। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका मिल गया 4। भले वाई नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को तो क्या है, इधर से इधर तक का इंटीग्रेशन चाहिए था। तो वो मिल गया 0 to 4। ठीक है, तो हमको लिमिट पता चल गया कि कर्व को इंटीग्रेट करना है 0 to 4। ओके, और ये जो लिमिट है ये एक्स का लिमिट है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो फिर वाई, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है तो y इक्वल टू रूट ऑफ 16x हो जाएगा, विच इज 4 √x। अब मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं। देयर फोर द रिक्वायर्ड एरिया
अब यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 to 4, लेकिन भूल जाते हैं 2 टाइम्स करना। क्योंकि ये जो शेडेड डार्क ग्रीन वाला है वो तो हमने निकाला है, बट एक्चुअल तो पैराबोला और लैटिस रेक्टम के बीच का एरिया निकालना था। उसमें तो ये पूरा एरिया आता है, नीचे वाला पार्ट भी इंक्लूड होता है, इसलिए हमको इसको 2 टाइम्स करना है। अब तो बस इंटीग्रेशन है, y की जगह 4 रूट एक्स पुट कर देना है, ये हो गया 4 रूट एक्स dx 0 to 4। 4 को बाहर लिया तो 8 हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू हाफ है वो, तो एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन x⁵3/2 अपॉन 3/2 0 to 4। 3/2 ऊपर आया, वो हो गया 2/3। फिर क्या बचा, x⁵3/2 0 to 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8 2 16/3, और ये हो जाएगा 4⁵3/2 माइनस 0⁵3/2। बच्चों 4⁵3/2 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 4⁴1/2 निकालेंगे और फिर उसका क्यूब करेंगे। 4⁴1/2 मतलब क्या होता है, √4 है ना। हाफ मतलब √4 होता है, तो √4 तो 2 हो गया, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। राइट, ये मैंने बस आपको समझने के लिए अलग से करके बता दिया। तो ये हो गया 16/3, ये हो गया 8 - 0, तो 16 8 = 128/3 इज योर आंसर। ओके, एंड ये एरिया है तो हमको यूनिट भी लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया किस तरीके से हमने एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छे से समझ कर। हाँ, 1.5x में अगर आप साथ सुनोगे तो जरा कम टाइम में आप ये पूरा रिवाइज कर पाओगे। सिंपल इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर। ओके, चलो, वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, so a random variable x has the following probability distribution. Find k and x less than 3. Such a simple problem बच्चों। इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, यस, वी नो, जब कभी भी k की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लिखते हैं कि भाई हम सबको मालूम है कि सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ऑल दी प्रोबेबिलिटी मतलब 0 1 2 3 4 5 6 सबकी, तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम सबकी वैल्यू, k +3k 5k +7k +9k 11k and then 13k, right? Yes, sorry, 13k equal to 1. If you add this, it is going to be 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 26 36 39 49. Oh, 49k is 1. So you got the value of k 1/49. यही पहला क्वेश्चन था आपका। The first question is done. The second question is asking that probability of x less than 3. तो अगर आप क्वेश्चन को सामने देख रहे हो तो x की वैल्यू 0 to 6 है, तो 0 to 6 में कौन सी वैल्यूज <<3 में हम कंसिडर करेंगे, तो x = 0 और मतलब प्लस, x = 1 और x = 2। बस इस तीन की प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करेंगे, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x <<3। तो x = 0 की वैल्यू k, इसकी है 3k और 2 की है 5k, सो इट इज गोइंग टू बी 9k। k की जगह 1/49 पुट किया तो सेकंड आंसर जो होगा वो होगा 9/49। तो ये तो पूरा बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल में इतना छोटा सा सिंपल प्रॉब्लम आपको पूछ दिया है, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट 3 क्वेश्चंस जल्दी से कर लेते हैं अभी हम लोग। 18 क्वेश्चन में क्या दिया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज -1 0 2, प्रोबेबिलिटी दी है, वेरिएंस पूछा। ओके, तो फिर तो मुझे इसका टेबल बनाना पड़ेगा। x का टेबल, x का कॉलम है और प्रोबेबिलिटी दिया है, राइट? x दिया हुआ है -1 0 एंड 2,
एंड प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो दिया है 1/4, 1/2 एंड 1/4। हमको वेरिएंस पूछा और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो बच्चों हम सबको तो मालूम है पूरा फॉर्मूला कि भाई वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन एक्स क्या होता है? एक्स इंटू पी एक्स का टोटल होता है। फिर हमको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। वो क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का टोटल। जब ये दोनों आ जाएंगे तो हम निकालते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। वो कैसे निकालते हैं? तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर में से एक्सपेक्टेशन एक्स के होल स्क्वायर को सबट्रैक्ट करते हैं। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो चलो वो आगे करते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर दो कॉलम ऐड करने हैं। एक्स इंटू पी एक्स करना है एंड एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करना है। So let us see x into px, right? Minus 1 into 1/4, right? तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। दिस इज -1/4, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, दिस इज 2/4। ठीक है, एक्स स्क्वायर करके आप मल्टीप्लाई करना, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1/4 इज 1, 0 तो 0 होगा, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, हाँ मैंने 4 4 रख दिया, आपको लगता रहेगा बस इसलिए क्योंकि वो ऐड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे इन दोनों का टोटल चाहिए। तो -1/4 प्लस 2/4, 2 - 1 1, तो इट इज गोइंग टू बी 1/4। हियर 4/4 प्लस 1/4 इज गोइंग टू बी 5/4। तो ये वैल्यू आ गई मुझे 1/4 और ये वैल्यू आ गई मुझे 5/4। अब मैंने तो फॉर्मूला लिखा ही था, मुझे बस इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये होगा 5/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। लेट अस सॉल्व दिस। तो दिस इज 5/4 माइनस 1/16। एलसीएम 16 लिया, यहाँ पर 4 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 20 - 1, सो दैट इज 19/16 इज योर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये पहला क्वेश्चन था, बट उस वेरिएंस ऑफ एक्स को रीच करने के लिए हमको पहले इतना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस। तो रूट ऑफ वेरिएंस मतलब रूट ऑफ 19/16, तो ये हो जाएगा √19/4। बस आप यहाँ तक भी अगर आप स्टॉप करते हो तो भी आपको पूरा आंसर, पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे आपको लॉग टेबल अलाउड है, तो लॉग टेबल से भी √19 का वैल्यू देखकर आप डिवाइड करके ऐसे कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, यू कैन इवन स्टॉप इट हियर। ओके, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इजी प्रॉब्लम। हमने टेबल बनाया, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस फाइंड किया, राइट, एंड देन उसका हमने रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है क्वेश्चन। x follows binomial with n comma p, n is 10, expectation x is 5। तो हमको फाइंड करना है p एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलो वन बाय वन जाते हैं। स्टार्ट उसी से करते हैं जो हमको दिया हुआ है। तो वी हैव, क्या दिया हुआ है हमको? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दिया है 5, बट हम सबको मालूम है एक्सपेक्टेशन एक्स की फॉर्मूला होती है एनपी। तो एनपी इक्वल टू 5 हो गया, एन दिया है 10, तो ये 10p = 5 हो गया। तो p की वैल्यू हो जाएगी 5/10। सो द वैल्यू ऑफ p इज 1/2। जैसे हमको p आ गया बच्चों, हम q इजीली निकाल सकते हैं, राइट? कैसे निकालेंगे हम? तो मैं यहीं पर करके दिखा देता हूं आपको। हमको मालूम है कि q क्या होता है, 1 माइनस p। सो इट इज गोइंग टू बी 1 - 1/2। सो ये भी हो गया 1/2। अब आपको p पता है, q पता है और n भी पता है, तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस होता है, राइट? वेरिएंस ऑफ x होता है। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? यस, एन पी क्यू।
राइट। देखो ये बहुत इजी है, तो बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। पर आपको बस एक्सपेक्टेशन एक्स का फॉर्मूला एनपी, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला एनपी क्यू, ये बाय हार्ट रखना। अगर बस बाय हार्ट रखोगे तो आराम से कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला इसको, रूट ऑफ एनपी क्यू हो जाएगा, राइट। अब सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट के अंदर 10 × 1/2 × 1/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा रूट के अंदर 10/4, ठीक है, विच इज 5/2। अगेन इसको यहीं पर छोड़ सकते हो आप। आपको इसको सॉल्व करना ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये भी 5 मार्क के लिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। हाँ, आपने पी निकाला, क्यू निकाला, और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको सॉल्व कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीक्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। शैल वी मूव अहेड? Okay, so this was 19. So now the very last question of this set, question number 20. क्या दिखा है? For a binomial distribution, the number of trial is 5. Okay, so n is 5. Then they have given you that p of क्या x equal to 4. अच्छा, probability x equal to 4 is equal to probability x equal to 3. Then find the probability of success. Now here एक्चुअल समझना चाहिए कि आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर आपको याद हो, तो किसी भी बाइनोमियल में हमने एक फॉर्मेट बनाया था एन पी क्यू इस तरीके से। तो पी जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट। क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो आपको पी की वैल्यू को फाइंड करना है, ओके। सो वो कैसे करेंगे, तो हम सबको एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि भाई अगर x फॉलोज बाइनोमियल विथ n कॉमा p, तो इसका पीएमएफ क्या होता है, इट्स पीएमएफ इज गिवन बाय, हाँ ये कितना, पी एक्स इक्वल टू एक्स, फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला के बिना ये सम सॉल्व आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला आता है तो फिर इस सम में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। आप आराम से इस सम को सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो लेट्स सी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पी एक्स इक्वल टू 4 इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 3 दिया है, राइट। तो बस मैं दोनों को वैल्यू निकालूंगा और फिर दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो पी एक्स इक्वल टू 4 अगर मैं निकालने जाऊं तो क्या होगा, हाँ एन की वैल्यू मुझे मालूम है, तो 5c4 पी रेस टू 4 क्यू रेस टू 5 - 4 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर दूसरा दिया है 3, तो पी एक्स इक्वल टू 3 इज गोइंग टू बी 5c3 p रेस टू 3 q रेस टू 5 - 3 2, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में हमको दिया है कि ये दोनों तो इक्वल है, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, अगर दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर दो, 5c4 p रेस टू 4 q रेस टू 1, 5c3 p रेस टू 3 q रेस टू 2। 5c4 बच्चों हम सबको मालूम है, 5c4 इज सेम एज 5c1, तो ये 5 हो गया, p रेस टू 4 q हो गया। 5c3 हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 4 3, या वो 5c2 के भी इक्वल होगा, तो ये एक 2 × 1, तो ये 10 हो जाएगा, राइट। पी स्क्वायर क्यू, सॉरी पी क्यूब, पी क्यूब क्यू स्क्वायर। अब देखिए कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे यहाँ से पी क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो एक पी बचेगा, यहाँ से एक क्यू कैंसिल हो गया तो एक क्यू बचेगा। तो आई थिंक यहाँ पर हमारे पास बचना चाहिए 5p, और यहाँ पर बचना चाहिए 10q, राइट। ओके। अब हमको p फाइंड आउट करना है, तो अगेन हमको मालूम है, क्या मालूम है कि q क्या होता है बच्चों, 1 - p होता है। तो बस आपको q को रिप्लेस कर देना है, 5p इक्वल टू 10 × 1 - p। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5p इज इक्वल टू, बहुत डार्क चल रहा है ये, हाँ
5p इक्वल टू 10 इंटू, सॉरी 10 - 10p, राइट। हाँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये 10p इधर आया तो 5p प्लस 10p इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 15p इक्वल टू 10। p इक्वल टू 10/15। सो p इक्वल टू 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। और जैसे मैंने बताया था आपको, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करना था। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम। आपको बस उस फॉर एनसीएक्स, ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। So here we end with the last problem of this set. I hope आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। And both my videos, this video and the previous video, will definitely help you during your HSC maths practical examination. So I wish you all the best for your practical examination. Thank you very much. जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हो जिसको मैथ्स में डिफ़िकल्टी लग रही है, प्रैक्टिकल एग्जाम से डर रहे हैं, उनको ये दोनों वीडियो लेक्चर्स अगर अच्छे से देख ले और सारे सम्स प्रैक्टिस कर ले, तो बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।